नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और इसीलिए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो है जहां हम बात करते हैं देश और दुनिया की प्रमुख खबरों की, देश में होने वाले वो मुख्य घटनाक्रम की जिसको आपको जानकारी देना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ समाचार पत्रों में आज कौन सी खबरें प्रकाशित होती है वो आपके लिए लेकर आते हैं हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में। और अगर आप टेक्नोलॉजी से अपडेट रखना चाहते हैं तो नया सवेरा तो बिल्कुल ही देखना मत भूलिएगा, क्योंकि टेक टॉक की यहाँ बात होती है। मैं हूँ आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। सुप्रभात भावना, और हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत प्रमुख सुर्खियों के साथ। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार, एक और हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या, वहीं एक विधवा महिला के साथ किया गया गैंगरेप। बेंगलुरु में धार्मिक जुलूस पर पथराव से तनातनी, भाजपा ने थाने के सामने किया प्रदर्शन, राज्य की कांग्रेस सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीएसआर कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। कॉन्क्लेव में कुपोषण से निपटने और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने पर होगा मंथन। चुनाव आयोग आज उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट करेगा जारी, मतदाता अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की कर सकेंगे जांच। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज बनी वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति। वहीं पूर्व राष्ट्रपति मादुरो की अमेरिकी कोर्ट में हुई पेशी, खुद को बताया निर्दोष। और आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं बांग्लादेश की खबर के साथ, क्योंकि बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू कारोबारी की गोली मारकर हत्या हुई है। जेसोर में कई बदमाशों ने कारोबारी पर सरेआम गोलियां बरसाई हैं। इसमें कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई और इसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान राणा कांति बैरागी के रूप में हुई है। राणा कांति बैरागी की बर्फ बनाने की एक फैक्ट्री थी, यानी वो एक कारोबारी था। साथ ही राणा प्रताप नरेल स्थित दैनिक बीडी खबर के कार्यकारी संपादक भी थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक देर शाम कई बदमाश मौके पर पहुंचे और राणा कांति पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। झैनेदाह में एक हिंदू महिला के साथ गैंगरेप की खबर भी सामने आई है। आपको ये भी बता दें कि महिला ने थाने में 2 पुरुष और 2 महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के मुताबिक उसे एक पेड़ से बांधा गया और बेरहमी से टॉर्चर किया गया। पीड़िता के बाल काटे गए, दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। पीड़िता ये कह रही है कि एक युवक पिछले 2 साल से उसे परेशान कर रहा था और पैसों की मांग भी कर रहा है। तो बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, बर्बरता की जा रही है और अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। और हम देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार जारी हैं और जिसमें एक हिंदू कारोबारी की हत्या कर दी गई है। वहीं एक और विधवा महिला के साथ गैंगरेप की भी घटना सामने आई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में चुनावों से पहले हिंसा की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं, लूट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसका शिकार अल्पसंख्यक हिंदू और उसके बाद अल्पसंख्यक ईसाई भी हो रहे हैं। और इस पूरी खबर से जुड़ी हुई ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं नवल संघ परमार। नवल संघ, हम लगातार बांग्लादेश में देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और ये सिलसिला थम नहीं रहा है। अमानवीय कृत्य भी किया जा रहा है, गोलियां दागी गई है।
जी, देखा जाए तो पिछले 15 दिनों में आप देखें तो ऐसी ये तीसरी बड़ी वारदात है। वैसे अत्याचार जो है हिंदू भाई हो या महिला है या अदर माइनॉरिटीज के, वो लगातार जारी है। लेकिन ये कल का जो घटना हुआ है, दोनों जो घटनाएं सामने आई है, दोनों दिल दहलाने वाली है। जो राणा कांति बैरागी, जो एक बिजनेसमैन है, आइस फैक्ट्री चलाते थे, साथ में एक जर्नलिस्ट भी थे। तो उनके ऊपर दिन दहाड़े गोली दाग के उनकी हत्या जो हुई है, वो बहुत ही दहशत वाला माहौल है। उसकी वजह से जसोर और उसके आसपास के इलाके में और पूरे बांग्लादेश में इलेक्शन को लेके माइनॉरिटीज हो या अदर पीपल, सब में कहीं ना कहीं एक तरीके का डर का माहौल है। और कुछ एलिमेंट्स जो है बांग्लादेश में जो चाहते हैं डर का माहौल बनाए रखना या डर का माहौल फैलाना। इलेक्शन से पहले ये इस टाइप की वारदातें जो है वो ऐसा नया नहीं है बांग्लादेश में। पिछले 1-1.5 साल से देखा जाए यूनूस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, तो माइनॉरिटी के ऊपर लगातार जो है हिंसा की घटनाएं जो है वो होती रहती है। उसमें अभी जो है उसका तेजी आई है, उसमें नंबर ऑफ जो मामले सामने आ रहे हैं वो और ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये चालू ही था। दूसरा देखा जाए तो जो महिला का साथ कथित रूप से गैंगरेप हुआ है, वो एक विधवा महिला है, अपने बेटे के साथ एक गांव में रहती थी। उसी गांव के लोगों ने, उसमें 2 महिला भी शामिल है, पैसों की उगाही के चलते, वो शायद पैसा उनको देना होगा या ऐसा कुछ मामला है, तो हम्म। पैसा नहीं देने की वजह से उनके साथ गैंगरेप हुआ है, ऐसा सामने आया है। और उसको पेड़ से बांधा गया, उसको अपमानित किया गया और टॉर्चर किया, उसके बाल काटे गए। और हालांकि घटना जो है 31 तारीख की है, लेकिन ये रिपोर्ट भी नहीं हुई थी। हम्म। लेकिन उनको जो मेडिकली कॉम्प्लिकेशन था, तो वो कंप्लेन नवल, ये साफ तौर पर सारवार के नजर लिए आ रहा गई है थी। ना कि इसी आप दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं में दहशत का माहौल है। इसके बाद अगर हम देखें जिस कारोबारी की हत्या हुई उसके बाद इलाके में तनाव जरूर है, लेकिन लोग जो है बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले लग रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और जो नेता भी है वो भी खुलकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, नेता सुरक्षा के लिए तो बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ कुछ नेता है तो जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनको वोटिंग करने से डरा रहे हैं। अगर हमें वोट नहीं दिया गया या तो उनको वोट दिया गया उस मामले से, तो वोटर इंटिमिडेशन जो है वो खुलेआम धमकियां भी दे रहे हैं। सुरक्षा की तो बात अलग है, लेकिन धमकी दे रहे हैं नेता लोग ही। तो ये हाल है। तो उसके चलते जिस तरीके की वारदातें होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल रहता है। और इलेक्शन टाइम पे वायोलेंस का बांग्लादेश का हिस्ट्री रहा है, उसमें कोई भी सरकार रही हो, इलेक्शन टाइम पे वायलेंस हुआ है बांग्लादेश में। और माइनॉरिटी जो है पिछले कई सालों से देखा जाए, उसमें पुरानी शेख हसीना की सरकार हो या जी। बीएनपी की सरकार हो, अभी की सरकार हो, माइनॉरिटी को झेलना पड़ा है। उनके खिलाफ हिंसा की वारदात हालांकि शेख हसीना के टाइम पे थोड़े कम होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे नहीं होता। उस टाइम पे भी माइनॉरिटी जो है वो वायलेंस से सब्जेक्टेड था। उसमें रेप हो, हत्या हो, वो सब मामले होते थे। और अभी यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका कोई पकड़ नहीं होने की वजह से, और पुलिस फोर्स जो है उनका मनोबल इतना वो नहीं है कि पुलिस की कार्यवाही नहीं होती है, प्रिवेंटिव एक्शन नहीं होता है। घटना होने के बाद में पुलिस पहुंचती है, उसके बाद जो है केस वगैरह होता है वो जस्टिफाई नहीं होता है, या मतलब उनको लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाता है। लोगों को पुलिस का डर नहीं है, इसी वजह से इस टाइप का जो माहौल है वो बना हुआ है। और ऐसे में जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका ही जवाबदेही ना हो, या एडमिनिस्ट्रेशन खुद इतना जो सेंसिटिव नहीं होता है, हम्म। तो पुलिस फोर्स में उसका ये रीजन दिखने को मिलता है, बिल्कुल, ये राजनीतिक रिजल्ट जो है अस्थिरता है और लगातार ये राजनीतिक अस्थिरता बरकरार है। इस वजह से अल्पसंख्यक हिंदू हों या अल्पसंख्यक हो, वहां बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं हो रहे। और सेंसस भी साफ तौर पर बता रहा है कि कैसे साल दर साल अल्पसंख्यक हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। फिलहाल नवल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रुक करते हैं बेंगलुरु का, क्योंकि बेंगलुरु से जहां धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। बेंगलुरु के जेजे नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात ओम शक्ति मंदिर से निकले धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव की घटना सामने आई है। आरोप है कि जुलूस पर पास के इलाके से पत्थर फेंके गए, जिसमें एक नाबालिग लड़की और कुछ महिलाएं घायल हो गईं। बच्ची को सिर में चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद श्रद्धालुओं ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। आरोप है कि रविवार को ओम शक्ति मंदिर से भक्तों
पंचमुखी नाग देवता मंदिर की तरफ जा रहे थे, तभी अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे कई भक्त घायल हो गए हैं। इसके बाद आक्रोशित लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। जहां भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते हैं तुरंत ये सब शुरू होता है। कोगिलू का देखो और अभी इसमें देखो, और परसों यल्लापुर में क्या हुआ है, ये सब देखते हुए उनको एक तरह कांग्रेस पार्टी जब आता है उनको जरा सपोर्ट होता है उनको, इस कारण ये सब करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के अपीजमेंट के कारण ही सब हो रहा है। कांग्रेस सरकार कर्नाटक में आने के बाद हम लोग शांति तरीका से गणेश प्रोसेशन भी कर नहीं सकता, अय्यप्प स्वामी प्रोसेशन भी कर नहीं सकता, ओम शक्ति प्रोसेशन भी कर नहीं सकता। कारण क्या है? कुछ भी करो हम हैं ऐसा कांग्रेस नेता कहता है ना, उसके वजह से। घटना के बाद कर्नाटक सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि जब इस इलाके में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो प्रशासन ने पहले से सतर्कता आखिर क्यों नहीं बरती? बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, वो भी हमने आपको सुनवाया। और इसके साथ साथ अब पूरी तरह से कांग्रेस कटघरे में है। और इस समय हमारी संवाददाता ज्योति हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है बेंगलुरु से। ज्योति का रुख करेंगे। ज्योति, जिस तरीके से हमने देखा कि जुलूस के दौरान पथराव हुआ, उसके बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, ऐसे में अभी स्थिति कैसी है? और अगर प्रतिक्रिया के तौर पर, राजनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर देखें तो किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? मैं थोड़ी आपको एक घटना की बैकग्राउंड भी बताना चाहती हूँ। भानुवार जो ओम शक्ति का जुलूस चल रहा था, उस वक्त शांत रीति में वहां पे जुलूस चल रहा था। वहां पे महिला जो डिवोटीज थे वो जुलूस कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त करीब 8 बजे से उस वक्त नागदेवता टेम्पल जो मंदिर के पास दूसरे कंपाउंड की तरफ से वहां से पत्थरबाजी हुआ। पत्थरबाजी हुआ, उस पत्थरबाजी में एक लड़की घायल हुई। तो उसके बाद वहां पे जो श्रद्धालु थे बहुत आक्रोश होकर वहां पे जे नगर, मतलब ये जो हादसा हुआ, उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर 200 से 300 हिंदू कार्यकर्ता वहां पे जमा होकर जो लोग पत्थरबाजी किए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई लेने के लिए उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट भी किया। तो इस दौरान अभी पुलिस 2-3 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, और जो 3 लोग है वो है बहुत माइनर है। वो भी यहाँ पे ये हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। उसमें 3 लोग, उसमें एक स्कूल ड्रॉप आउट है और एक 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। मतलब जितने माइनर है उनके जो बीजेपी लीडर्स है या वहां पे जो लोकलाइट है वो आरोप कर रहे हैं, इनके दिमाग में कौन भरता है ऐसा कम्युनल वायलेंस, कौन भरता है? जो ये लोग है वहां पे शांत रीति से वहां जुलूस कर रहे थे, माँ ओम शक्ति की प्रार्थना कर रहे थे, भजन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन वहां से जो कंपाउंड के उस तरफ से पत्थरबाजी ऐसा रहा था। ये लोग कह रहे हैं कि जो हमें उनका मुंह नहीं दिखाया क्योंकि वहां पे थोड़ा डार्कनेस था, तो इसलिए हम नहीं देख पाए। लेकिन जब लोगों की डिमांड बढ़ गई तो उसके तुरंत बाद पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जैसे आपने पूछा, वहां पे लोग भी यही कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। पहले भी हम जो पूजा करते थे उस वक्त यही लोग, मतलब जो अन्य कुंभ के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो यहाँ पे आग लगाने की भी कोशिश किए हैं। 3 या 4 बार ऐसे हो चुका है। जो यहाँ पे दलित लोग हैं उनके ऊपर, उनके खिलाफ एट्रोसिटी भी करते हैं लोग। हिंदू श्रद्धालुओं के ऊपर ये तो हमेशा से होता रहता आ रहा है। तो यहाँ पे बीजेपी लीडर्स यही कहते हैं कि जब भी कांग्रेस सरकार सत्ता में आता है, ऐसे जो घटनाएं हैं पुनरावर्तित होते ही जाता है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। जो लड़की है जो घायल हुई है, अभी तक वो कैमरा के सामने आकर बात करने में भी बहुत मतलब घबरा रही है, क्योंकि और कुछ ना हो जाए। वो इंटर्नशिप कर रही थी, मुझे रिपोर्ट सबमिट करना है, लेकिन मैं मेंटली शॉक हो चुकी हूँ इस घटना के दौरान। अभी वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही है। लेकिन जो जैसे घटना हो रही है, जैसे आपको भी पता है कर्नाटक में ऐसा घटनाएं जो हो रहे पुनरावर्तित हो रहा है।
इसी साल पिछले साल गणेश के जुलूस के टाइम, गणेश के विसर्जन के जुलूस के वक्त मंड्या में उस वक्त में भी पत्थरबाजी हुआ था। जो मस्जिद के उस आर से वहां से पत्थरबाजी किए थे बहुत लोग, तो उसमें भी बहुत लोग घायल हो चुके थे। और बहुत बार मंड्या में जो केसरी ध्वज को लेकर भी विवाद खड़ा हो चुका था। जब भी कांग्रेस सरकार आता है, ऐसे कुछ ना कुछ घटना पुनरावर्तित हो जाता है। हिंदुओं के लिए सुरक्षा का वातावरण ही नहीं है, ऐसे बीजेपी नेताओं ने भी रिएक्ट कर चुके हैं। वो भी वहां घटनास्थल जाकर और जो लड़की के हालचाल पूछकर आए हैं और पुलिस के साथ भी बात कर आए। तो ऐसे घटना ये फिर ना होना चाहिए। बिल्कुल ज्योति, तो तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। हमारी संवाददाता ज्योति हम तक जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से धार्मिक जुलूस में जो पथराव हुआ है वो कर्नाटक में मामला कोई नया नहीं है। हालांकि कई ऐसे मामले सामने आए, लेकिन कल के बाद कहीं तो एक तनाव का माहौल है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी अब बढ़ गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे, जहाँ अमेरिका वेनेजुएला तनाव में आखिर क्या नई अपडेट है ये आपको बताएंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपको बता दें कि वेनेजुएला में अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने नार्को टेररिज्म के आरोपों पर साफ तौर पर कहा कि वो दोषी नहीं है। मादुरो ने कहा कि वो आज भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। निकोलस मादुरो ने कोर्ट में अपनी पहली पेशी के दौरान एक ट्रांसलेटर के जरिए अपनी बात रखी। मादुरो ने स्पेनिश भाषा में क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। निकोलस मादुरो ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। मुझे वेनेजुएला के काराकास में मेरे घर से पकड़ा गया था। मैं बेगुनाह हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। मेरा अपहरण किया गया है। निकोलस मादुरो ने अमेरिकी कोर्ट में पेशी के दौरान जज से कहा कि मेरा अपहरण किया गया है और मुझे यहाँ लाया गया है। साथ ही मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस दोनों की अगली कोर्ट में पेशी अब 17 मार्च को होनी है। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोपों पर सोमवार को पहली बार अमेरिकी अदालत में पेश किया गया। इन आरोपों का इस्तेमाल ट्रंप प्रशासन ने उन्हें पकड़ने और न्यूयॉर्क लाने के कदम को उचित ठहराने के लिए किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने मादुरो पर कौन कौन से आरोप लगाए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि मादुरो पर ड्रग आतंकवाद की साजिश का आरोप है। अमेरिका में कोकीन भेजने की साजिश का आरोप है। साथ ही मशीन गन और विनाशकारी हथियार रखने का भी आरोप वेनेजुएला पे है। और इतना ही नहीं, हथियार रखने की साजिश में नाम तो है ही, साथ ही साथ संस्थानों को भ्रष्ट कर ड्रग तस्करी का नेटवर्क फैलाने का भी आरोप लगाया गया है। ड्रग तस्करों को सुरक्षा और रसद मदद का आरोप है। राजनयिक पासपोर्ट बेचने का आरोप भी मादुरो के खिलाफ लगाया गया है। राजनयिक उड़ानों से ड्रग तस्करी में मदद करना, मादुरो की पत्नी पर अपहरण और हत्या के भी आरोप लगाए गए हैं। रिश्वत लेकर ड्रग तस्करों की बैठक कराई गई। तो तमाम तरह के आरोप मादुरो के खिलाफ लगाए गए हैं। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, अपने दर्शकों को हमने बताया कि किस तरह से पेशी हुई और पेशी के दौरान
कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं मादुरो के खिलाफ। अब आगे आप किस तरह की स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के बयान भी लगातार सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो वेनेजुएला में किस तरह से प्रशासन को अब चलाने में मदद करेंगे और इसके साथ साथ तमाम चार्जेस भी लगे हैं। देखिए, कल वेनेजुएला में जो निकोलस मडूरो है उनको कोर्ट में ले जाया गया। निकोलस मडूरो के अलावा वहाँ कोर्ट में उनके वकील भी मौजूद थे। वकील के थ्रू उन्होंने बात की और उन्होंने कोई भी बेल लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जमानत की अपील नहीं करेंगे, जमानत की अर्जी कोई दाखिल नहीं करेंगे। तो इस तरह से उनका कहना था कि हम राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के और हमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, उस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का उपयोग हमें करने दिया जाए। खैर, कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी और मार्च 17 तक को अगली सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच में जो वहाँ के विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन्होंने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसदों को एक ब्रीफिंग दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक कार्रवाई की गई और किस तरह से ये कार्रवाई किया जाना जरूरी था। हालांकि उसमें देखने को यह मिला कि जो रिपब्लिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो स्पीकर है, बाद में उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में अब जल्दी से चुनाव कराया जाना चाहिए, जबकि इन्होंने मार्को रूबियो ने कहा कि वहां अभी चुनाव की जरूरत नहीं है, वहां स्टेबल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में भी इस बात पे बहस है कि जिस तरीके से निकोलस मडूरो को वहां से ले आया गया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। तीसरी बात मैं बताऊं आपको संध्या की, देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर चर्चा हुई और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी किसी ने समर्थन नहीं किया अमेरिका की इस कार्रवाई का। यहाँ तक कि फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने, जो कि अमेरिका के एलाई माने जाते हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन नहीं किया, इस तरह की कार्रवाई का समर्थन नहीं किया। लेकिन उसमें खास बात यह रही कि कोई प्रस्ताव किसी ने नहीं लाया। सभी ये जानते थे कि कोई भी प्रस्ताव आएगा तो अमेरिका उस पर वीटो लगा देगा और उस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं आएगा। लेकिन निश्चित तौर पे अमेरिका को वहां काफी एक तरह से कह सकते हैं कि फजीहत का सामना करना पड़ा। सभी ने उसे कंडेम किया और सभी ने कहा कि यह जो है ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। तो अब अमेरिका एक तरीके से कहे कि अलग थलग है इस मसले पे कि इस तरीके से किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठाकर ले आना कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अनुरूप नहीं है। तो ये स्थिति है कल से आज तक की, अभी तक की मडूरो की और अमेरिका के बीच की। अब देखना ही होगा कि आगे जो डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि मडूरो वेनेजुएला जो है उसमें हम क्या क्या करेंगे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, वहाँ के लिए कमेटी बनाएंगे जो वहाँ काम करेगी, किस तरीके से वहाँ ठीक किया जा सकता है, तेल कंपनियां वहाँ किस तरह से काम करेंगी, ये सारी बातें वे कह रहे हैं। अब असली बात इस पर आती है कि वहाँ की जो इंटरिम राष्ट्रपति है वो इंटरिम राष्ट्रपति से क्या बातचीत होती है। हालांकि उन्होंने सहयोग का वादा किया है कि हम अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और वहाँ की मिलिट्री जो है वहाँ की मिलिट्री जो है इंटरिम राष्ट्रपति के साथ पूरी तरह से साथ है। उन्होंने उसके अंदर कोई विद्रोह देखने को या कोई विभाजन देखने को नहीं मिला है। तो अब अमेरिका को बात करनी होगी, वहाँ के इंटरिम राष्ट्रपति के साथ बात करना चाहिए और बात करेगी शायद अमेरिका कि अमेरिका को क्या क्या वहाँ करना है और उससे किस तरह की सहयोग चाहिए जो वहाँ के की राष्ट्रपति है, और इस पर निर्भर करेगा आगे अमेरिका क्या क्या कदम होता है। आज शाम तक शायद देखने को मिले कि किस किस तरीके की स्थिति वहाँ बनती है। जी बिल्कुल, सवाल बहुत है कि अमेरिका आखिरकार वेनेजुएला से चाहता क्या है, और अब जब मादुरो अमेरिका के हिरासत में हैं तो ऐसे में अब वेनेजुएला की सरकार कैसे चलेगी और साथ ही साथ जो अंतरिम राष्ट्रपति बनी हैं उनका क्या रोल रहेगा वेनेजुएला में। तमाम जानकारियों के साथ अखिलेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मौसम का हाल जान लेते हैं। उत्तर पूर्व भारत में कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कल हुई हल्की बर्फबारी का मैदानी इलाकों में असर दिख रहा है। बर्फीली हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है और इसके साथ साथ सुबह की दृश्यता भी कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। भीषण सर्दी और शीतलहर के कारण कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। झारखंड में 12वीं तक के स्कूलों की 8 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई है। त्रिपुरा की बात की जाए तो यहाँ पर कक्षा 6ठी से 12वीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ राजस्थान में 20 जिलों में अलग अलग समय के लिए 12 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चंबा, केदारनाथ और पहलगाम की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से शीतलहर का प्रकोप जारी है और इसके साथ साथ सैलानियों की आमद भी हालांकि पर्यटन स्थलों पर बढ़ रही है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा, असम, मेघालय में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों में देख रहे हैं दिल्ली, मथुरा, धर्मशाला और लखनऊ की तस्वीरें, जहां इस समय ठंड और ठिठुरन बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैदानी इलाकों पर जिस तरीके से बर्फबारी पड़ी है, ऐसे में पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी पड़ी है, वैसे में मैदानी इलाकों पर भी उसका असर साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। कुछ पूर्वानुमान जो लगाया गया है उसमें लगाया गया है कि अगले कुछ दिनों तक ठिठुरन बढ़ सकती है और बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर और देखने को मिल सकता है। और दिल्ली समेत उत्तर भारत में घने कोहरे के चलते कई उड़ानों में देरी और उनके रद्द होने से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को इस असुविधा से बचाने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक वेबसाइट का लिंक साझा कर दिया है और इसके जरिए शीतकालीन यात्रा करने वाले सभी यात्री आसानी से अपनी फ्लाइट के वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर्यटन नगरी मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार को बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे सैलानियों में उत्साह का माहौल बन गया। मनाली शहर और आसपास के क्षेत्रों में दिन भर हल्की धूप के बीच बादल छाए रहे। अटल टनल पहुंचे पर्यटकों ने बताया कि उन्हें मनाली में बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रोहतांग टनल में अचानक हुई बर्फबारी देखकर वे बेहद खुश हैं। अटल टनल से जैसे ही निकले वहाँ पे हैवी स्नोफॉल था और स्नोफॉल के बच्चों ने बहुत एंजॉय लिया और बहुत बच्चों ने अपने वहाँ से चाय पी, खाना खाया और इतनी ज्यादा ठंड थी कि बस ठंड में ये लग रहा था कि बस चाय हाथ में रहे और हम पीते ही रहे बस। अटल टनल से निकले थे जब वहाँ पे बर्फ थी, तो हम अटल टनल से वापस आए थे जब रोहतांग के अटल टनल पे, वहाँ पे बहुत हमें स्नोफॉल दिखी और हमने चाय पी। हम अटल टनल पे गए और अटल टनल से ऊपर गए, वहाँ पर बहुत अच्छा मौसम था। वापिस हम आए अटल टनल पे तो वहाँ खूब स्नोफॉल हो रहा था और अब जब नीचे आए तो वहाँ पर इतना स्नोफॉल नहीं था और बादल थे और धूप निकली हुई थी। तो सैलानी पर्यटक आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। किस तरह से बता रहे हैं कि स्नोफॉल का वो आनंद उठा रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची आज जारी की जाएगी। प्रदेश के कई करोड़ मतदाता एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अनमैप्ड रह गए हैं और ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी मतदाताओं के पास अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का मौका होगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी फॉर्म को भरकर वोटर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। आपको बता दें कि अनमैप्ड मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जिलों में छूटे मतदाताओं की वास्तविक संख्या का पता चल सकेगा। वहीं ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। वोटर 6 फरवरी तक अपने दावे आपत्ति जमा कर सकेंगे। केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन द्वारा आयोजित सीएसआर कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। देश में कुपोषण से निपटने और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक अहम पहल है। इस कॉन्क्लेव का विषय है पोषण सुरक्षा एवं कुपोषण उन्मूलन में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, अन्नपूर्णा देवी, सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और एनडीडीबी अध्यक्ष डॉक्टर मिनेश शाह के साथ कई अन्य विशिष्ट अतिथि भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार, कॉर्पोरेट जगत, सहकारी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों और लाभार्थी संगठनों को एक साझा मंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दूरदर्शी विजन को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री अमित शाह भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के सीएसआर पहल के तहत गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र के खनन क्षेत्रों में स्थित सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 4000 बच्चों को विटामिन ए और डी से फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड दूध उपलब्ध कराया जाएगा। दूध की आपूर्ति एनडीडीबी द्वारा प्रबंधित छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने आईडीबीआई बैंक की सीएसआर पहल के अंतर्गत शिशु संजीवनी कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र के नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत लगभग 3000 बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करेगा।
शिशु संजीवनी एनडीडीबी द्वारा विकसित एक ऊर्जा सघन रेडी टू ईट फोर्टिफाइड पोषण पूरक है। इसका निर्माण भंडार जिले की भंडारा मिल्क यूनियन में किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए सहयोगात्मक और टिकाऊ रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए देश भर से लगभग 1200 प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। और नई प्रतिभाओं को एक कैसे मंच मिले, डीडी न्यूज पेश कर रहा है क्रिएटर्स कॉर्नर। यहाँ हम आपको मिलवाते हैं उन कंटेंट क्रिएटर से जिनके इनोवेटिव आइडिया, पॉजिटिव सोच और दमदार कंटेंट हमारे जीवन में ला रहे हैं सकारात्मक बदलाव। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस मंच पर आने वाला हर एक चेहरा, हर एक कहानी और हर एक कंटेंट आपको प्रेरित, प्रोत्साहित और प्रभावित करने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्रिएटर्स कॉर्नर की, जहां नए विचार ही नया भारत गढ़ते हैं। आज का युवा डिग्री तो ले रहा है, लेकिन दिशा तलाश रहा है। कंटेंट क्रिएटर कॉर्नर में बात अब उस क्रिएटर की करते हैं जो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कैरियर की सही दिशा दिखा रहा है। पुष्पराज सिंह राजपूत कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई के बावजूद कई युवा जॉब न मिलने से निराश हो जाते हैं। आज सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, स्किल्स और व्यवहारिक अनुभव बहुत जरूरी हो चुका है। इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन कोर्स और सॉफ्ट स्किल्स, यही है आज की नौकरी की कुंजी। तुम्हें ऑफर्स इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम विजिबल ही नहीं हो। लोग लिंक्डइन पे एक्टिव ही नहीं होते, फिर कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज आगे से कहाँ आती है। और रियलिटी ये है कि कंपनीज तुम्हारी स्किल देखना चाहती है, लेकिन तुम दिखते ही नहीं हो। दिखना कैसे, लिंक्डइन पे क्या पोस्ट करना है, ये मैं बताता हूँ। तो अगले 180 डेज का एक चैलेंज लो, 6 महीने का, और लिंक्डइन पे पोस्ट करना शुरू करो। तुमको क्या पोस्ट करना है कि तुम जो भी सीख रहे हो, जावा, डीएसए, मन और डेटा साइंस और जो भी चीज़ सीख रहे हो, कि तुमने आज क्या सीखा, क्या बिल्ड किया, क्या मिस्टेक हुई, या फिर जो भी डेली गोल तुम रेगुलरली तुम कर क्या रहे हो, तुम क्या काम कर रहे हो, क्या प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, किस चीज़ पे तुमने इंप्रूव किया, किस चीज़ की तुमने मिस्टेक करी। तो इससे क्या होगा कि कोई भी बंदा है जो किसी को रेफर करने के लिए ढूंढ रहा है, फिर कोई एचआर जो एम्प्लॉय को ढूंढ रहा है, अगर तुम उसकी फील्ड में रेगुलरली आ रहे हो, उसको तुम्हारा काम दिख रहा है, तुम क्या बिल्ड कर रहे हो, तुम रेगुलरली काम करके मेहनत करते हो, तो वो डायरेक्टली तुमको अप्रोच करके इंटरव्यू शेड्यूल कर देगा और तुमको कहीं जाके अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास खुद आगे से चल के आ जाएगी। इसी हैबिट के कारण मुझे आगे से 2 इंटर्नशिप ऑफर आए थे और इसी से मेरी कंसिस्टेंसी भी बिल्ड हो गई थी, क्योंकि मैं रेगुलरली पोस्ट करता था और दिखाना रहता था कि अगले दिन मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ ना कुछ पोस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करो। सब फॉलोअर भी बढ़ते हैं, रीच भी जाती हैं और ऑफर भी आता है। मैंने जितने लोगों को दिखाया है, जितने लोगों को बोला है, जिन्होंने किया, सबको ऑफर आए हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे गाइस। और अब ऑफर तो आ गया, और फिर आती है सबसे मेन चीज़, इंटरव्यू। और 90% लोग इंटरव्यू इसलिए फेल रहते हैं कि वो ये एक चीज़ नहीं करते। तुम इंटरव्यू में बोलते हो इसलिए अटक जाते हो कि तुमने मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस नहीं की, तुम ना खुद को प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस करी है। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ, तुम इसे फॉलो करो और अपने अगले इंटरव्यू में तुम 100% कॉन्फिडेंट रहोगे। ठीक है, अपने फ़ोन का कैमरा ओपन करो और इंट्रोडक्शन बोलना स्टार्ट करो, अपनी प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो बिल्कुल इंटरव्यू जैसे। और जैसे ही अटको, स्टॉप करो, रीशूट करो। जब तक बिना अटके एक पूरा वीडियो शूट नहीं हो जाता, तब तक रीटेक करते रहो और एक प्रॉपर वीडियो बिना अटके शूट करो। उसके बाद तो अपने उस वीडियो को वापस से रीटेक करो 10 से 15 बार, जब तक तुम उसको एक अच्छी प्रोफेशनल टोन में और अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तब तक। इससे क्या होगा, तुम्हें तुम्हारा इंट्रो और प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और इस क्रिस्टल क्लियर होने के कारण अगली बार जब तुम अपना इंटरव्यू दोगे तो तुम उसमें एकदम प्रॉपरली कॉन्फिडेंट रहोगे। ये रील सेव कर लो अपने अगले इंटरव्यू के लिए और उस दोस्त को शेयर करो जिसका इंटरव्यू होने वाला है। कंटेंट क्रिएटर कॉर्नर में आइए आपको एक और कहानी दिखाते हैं, और वो कहानी है ऐसे वीडियो की जहां आप कागज़ पर हेयर आर्ट बनाने की कला को सीख सकते हैं। ये वीडियो है यूट्यूबर रुपेश साहू का, जो अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे मैकेनिकल पेंसिल, ग्रेफाइट या पेस्टल पेंसिल का इस्तेमाल कर आप हेयर आर्ट बना सकते हैं। आइए सीखते हैं उनसे। दोस्तों, इस पोर्ट्रेट में हम देखेंगे कि बाल कैसे सेटिंग किया जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। कौन कौन से टूल्स रखते हैं ये देखते हैं। आज फिर हम एक नॉर्मल पेंसिल चारकोल की मदद से इस स्केच को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम स्केचिंग करेंगे, हर बार की तरह इस बार भी। पहले हम देखेंगे किस डायरेक्शन में हमारा बाल है, उसी डायरेक्शन में हम फिर स्केचिंग करेंगे। स्केचिंग करने के बाद फिर हम
में चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे। पहले इसको जिस डायरेक्शन में हमारा स्केच है उसी डायरेक्शन में पहले स्केच करेंगे। स्केच कंप्लीट होने के बाद फिर हम आएंगे चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं डार्कनेस की तरफ। अब हम पहले लेयर चढ़ाएंगे इस पे। चारकोल पेंसिल की मदद से हम पहले इसको एक बार करेंगे, पूरा टोटल लगाएंगे। दोस्तों एक बार का हमें ध्यान रखना है इस बात का, जिस डायरेक्शन में हमारा बाल रहता है उसी डायरेक्शन में हमको स्ट्रोक लगाना है। इस बात को हमेशा हमको ध्यान में रखना है। अगर हम स्ट्रोक्स बराबर लगाएंगे तो हमें शेडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो बाद में हमको बहुत दिक्कत होगी। दो से तीन टोन्स हम लोग लगाएंगे। 2-3 टोन्स के बाद हमारा जो बाल है वो भर के निकल आएगा। उसके बाद हम यूज करेंगे इरेजर, पेंसिल इरेजर का टोमो मोनो इरेजर एक आता है, उसका यूज करेंगे। 2 इरेजर का यूज करके हम पूरे डिटेलिंग के साथ आप सभी को एकदम रियलिस्टिक रियली आप लोगों को दिखेगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहें। दोस्तों आप सभी के बीच हम ऐसे ही नए वीडियो लाते रहेंगे और आप सभी को सीखने में आसानी होगी। बाल की सेटिंग कैसे करते हैं, बाल को बनाते कैसे हैं, उसके हाईलाइटेड एरिया कैसे निकालते हैं। देखिए आप सभी के बीच ये रेडी हो चुका है। अभी इसमें हमको ब्रश का यूज करना है। एकदम नॉर्मल ब्रश होता है, सॉफ्ट ब्रश होता है, उसका यूज करेंगे। जब ब्रश का यूज करते हैं तो एक मैचिंग टाइप का हो जाता है, मिक्स हो जाता है, उससे हमें उभरता हुआ दिखाई देता है मिक्स होने के बाद। आप देखते रहें, आप देखेंगे अभी इस ब्रश का यूज करने के बाद ऐसे लगेगा जैसे ये एकदम बाल उभरा हुआ एकदम दिखेगा। इसके बाद हम फिर से एक बार पेंसिल का यूज करेंगे। पूरे ब्रश से एक बार पहले हम लोग हाईलाइटेड एरिया को डालेंगे, इस पे ब्रश से मिला देंगे। उसके बाद फिर से हम एक बार चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे, जहाँ डार्कनेस है उस पर फिर एक बार डालेंगे हम। उसके बाद फिर हम इरेजर का यूज करेंगे। पहले देखिए अभी हम यूज कर रहे हैं चारकोल पेंसिल का यूज कर रहे हैं, जो भी डार्कनेस एरिया है उसमें यूज कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम इरेजर का यूज करने लगे। जो हाईलाइटेड एरिया है, चमक एरिया होते हैं, उस पर हम हल्का अपने हिसाब से टोमो इरेजर का यूज कर रहे हैं। आप पेंसिल इरेजर का भी यूज कर सकते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा डार्कनेस एरिया है वहाँ पर आप वाइट मार्कर होता है, पेन होती है, उसका यूज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा डार्कनेस एरिया में। वैसे आप लोग डार्कनेस एरिया में जगह अगर छोड़े रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखा आपने उंगलियों का कमाल, प्रतिभा आप में भी छिपी है, जरूरत है उसे तलाशने और तराशने की। और आपको बताते हैं कि गोरखपुर का टेराकोटा सिर्फ मिट्टी से बना उत्पाद नहीं है, बल्कि यह पूर्वांचल की पहचान भी है। हाथों से गढ़ी गई हर आकृति में परंपरा की मेहनत और मिट्टी की सादगी झलकती है। देवी देवताओं से लेकर ग्रामीण जीवन तक गोरखपुर का टेराकोटा कला और संस्कृति को आकार दे रहा है। कंटेंट क्रिएटर कॉर्नर में अब हम आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उद्धव यादव का वो वीडियो जो गोरखपुर आने की चाह जगा देता है। इस वीडियो में उद्धव यादव ने गोरखपुर के टेराकोटा प्रोडक्ट्स की ऐसी मनमोहक तस्वीरें पेश की है जो देखते ही दिल जीत लेंगी। हाथों से गढ़ी मूर्तियां हो या फिर घर की सजावट का सामान, हर कृति में मिट्टी की सादगी और कला की आत्मा झलक रही है। सूरज निकलने से पहले ही औरंगाबाद जाग चुका होता है, शोर में नहीं, काम में। गोरखपुर की इस मिट्टी के नीचे सिर्फ जमीन नहीं है, यह सुनती है, ये याद रखती है। सदियों से इस धरती ने सिर्फ फसलें नहीं संभाली, इसने कहानियां भी संभाली हैं। इन्हीं खेतों और नदी के किनारों से परिवारों ने मिट्टी उठाई और टेराकोटा को आकार दिया। कलाकार बनकर नहीं,
बल्कि एक जीवित परंपरा के संरक्षक बनकर। गोरखपुर की टेराकोटा कला रोजमर्रा के जीवन से जन्मी है, आस्था, जरूरत और समय से गढ़ी हुई। इतिहास लिखे जाने से बहुत पहले हाथों ने टेराकोटा के जरिए बोलना सीख लिया था। यह शिल्प धैर्य की गति से चलता है, धीरे धीरे आकार लेते हैं दिए, बर्तन, आकृतियां। हर रूप में कारीगर की भावना सांस लेती है। वे खुले आसमान के नीचे ठहरते हैं, इंतजार करते हैं, फिर टेराकोटा आग का सामना करता है, जहां मिट्टी परखी जाती है और रूपांतरित होती है। यह ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, यह विरासत में मिलता है, चुपचाप, हाथों से हाथों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी। गोरखपुर की टेराकोटा प्रकृति, विश्वास और ग्रामीण जीवन को दर्शाती है। यह वह कला है जो संस्कृति की नकल नहीं करती, बल्कि उसे जीवित रखती है। आज यह प्राचीन टेराकोटा परंपरा एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, लेकिन उन युवा हाथों में जो आज भी मिट्टी को चुनते हैं, उम्मीद फिर से आकार ले रही है। टेराकोटा सिर्फ मिट्टी से बना एक वस्तु नहीं है, यह समय है जो कोमलता से थामा गया है। और जब तक हाथ मिट्टी की ओर लौटते रहेंगे टेराकोटा गढ़ने के लिए, अतीत सांस लेता रहेगा, शांत, अडिग, शाश्वत। तो क्रिएटर कॉर्नर में आपने देखा ये उभरती प्रतिभाएं, और अब आप समझ चुके होंगे कि हमारे हाथ में समाचार पत्र आ चुके हैं। तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट, जहां हम आपको अखबार के अलग अलग पन्नों की दुनिया में लेकर जाएंगे और उन खास खबरों से कराएंगे रूबरू। संध्या। बिल्कुल भावना, तो अपने दर्शकों को बता देते हैं इंटर्नशिप योजना से जुड़ी हुई खबर, जी हाँ, जो जरूर आपके काम की है। इंटर्नशिप योजना अब और भी आकर्षक होने वाली है। वित्तीय सहायता में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन ये आकर्षक बनेगी कैसे? मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि योजना के तीसरे चरण की शुरुआत जनवरी के मध्य में होने की संभावना है और इसमें इंटर्नशिप की अवधि सहित कुछ नियमों में संशोधन किया जा सकता है। इन बदलाव का मकसद युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना और योजना को और भी ज्यादा आकर्षक बनाना है, ताकि आप सभी इससे जुड़ सकें। और अगली खबर जिसका रुख हम करने वाले हैं वो है हज यात्रियों से जुड़ी हुई, और हज यात्रियों से जुड़ी हुई ये खबर है कि अब आपको हज यात्रा के लिए एक स्मार्ट बैंड जो है वो खरीदना होगा। ये स्मार्ट बैंड जो है वो 5 से 6 हज़ार रुपये में आएगा। और इस स्मार्ट बैंड की खासियत क्या होगी कि जब आप सऊदी अरब में जाएंगे, और ये जो भारतीय हज यात्री हैं उनके लिए ये खबर है कि अब स्मार्ट बैंड में आपकी जो सुविधाएँ होंगी उसमें कॉलिंग सुविधा होगी, SOM इमरजेंसी बटन होगा, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग होगा, और किबला कंपास, नमाज के समय का अलर्ट, स्वास्थ्य मॉनिटरिंग, ऐसी कई सुविधाएं इस स्मार्ट बैंड में होंगी। और ये स्मार्ट बैंड जो होगा एक ऐप से अटैच्ड होगा, तो ये आप भारतीय दूतावास के साथ भी उनके साथ संपर्क में रह सकते हैं। और इसके साथ अगली खबर आपको बताते हैं, जो है आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई। अपनी आत्मनिर्भरता की कहानी साझा कर रही है ये महिला। 1200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। ना खुद आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि अपनी साथी महिलाओं को भी किस तरह से सशक्त बनाया है, ये कहानी कह रही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच पर कदम आगे बढ़ाए और घरेलू महिला नारायणी देवी ने नारी तू नारायणी का ख्वाब किसान उत्पादक संगठन अमृतवादी बनाकर साकार किया है। आपको बता दें कि निर्मला देवी की कलाकृतियां बनाती हैं और इसके साथ साथ इस कलाकृति को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और अगली खबर भी महत्वपूर्ण है, बच्चों से जुड़ी ये खबर है कि बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम पर चिंता व्यक्त की गई है सरकार के द्वारा और गाइडलाइंस पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार एक सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबर स्पेस के लिए लगातार बच्चों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। और IT मंत्रालय ने अब कहा है कि बच्चों का ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है, ऐसे में उसको लेकर सरकार गंभीर है और इसको लेकर नई गाइडलाइंस भी लाई जा रही है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 16 साल तक के बच्चों पर सोशल मीडिया का टोटल बैन लगा दिया है। अगली खबर है हमारी रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी हुई। आपको जल्दी ये खबर भी बता दें, क्योंकि अब चुनौतियां अलग हो चुकी हैं और इससे निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस ग्रुप को आधुनिक हथियारों से ट्रेन किया जा रहा है। VDG को 303 की जगह इंसास जैसे हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसी के साथ समाचार पत्रों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगी खेल से जुड़ी खबरें। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नया सवेरा। ओ हरी भैया,
अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे दिन आज घोघला बीच दीव में दर्शकों को रोमांच, प्रतिस्पर्धा और खेल भावना का शानदार संगम देखने को मिलेगा। दिन की शुरुआत बीच सॉकर मुकाबलों से होगी, जहां महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, गोवा और अरुणाचल प्रदेश सहित कई टीमें हिस्सा लेंगी। साथ ही आपको बता दें कि महिला और पुरुष दोनों वर्गों में ग्रुप मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें नॉकआउट की तस्वीर और साफ होगी। बीच वॉलीबॉल में कोर्ट 1 और कोर्ट 2 पर लगातार मैचों का सिलसिला सुबह से शाम तक चलेगा, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की टीमें प्रमुख रहेंगी। वहीं दूसरे दिन बीच पेंचुंग सिलाट में पुरुष और महिला वर्ग के क्वालिफाइंग मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। शाम के सत्र में बीच कबड्डी के रोमांचक पूल खेले जाएंगे और साथ ही साथ हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब की टीमें जीत के लिए पूरा जोर आजमाइश करेंगी। वहीं दूसरे दिन का शेड्यूल खिलाड़ियों के लिए बेहद व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। दीव से हमारे संवाददाता इस समय सुशील ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, बेहद ही रोमांचक ये गेम्स नजर आ रही हैं और साथ ही साथ अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज कितना व्यस्त रहने वाला है, कितनी प्रतिस्पर्धाएं खेली जाएंगी और कौन कौन से राज्यों से जो कंटेस्टेंट्स हैं, प्रतिभागी हैं, वो यहाँ हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, दीव गेम्स की बीच गेम्स की शुरुआत हो चुकी है और देश भर के हर प्रदेश के खिलाड़ी लगभग यहाँ पहुँचे हैं इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए। उत्साह चरम पर है। हालांकि मुकाबलों की शुरुआत कल शाम से हो चुकी थी, फुटबॉल के मैचेस खेले जा चुके थे। आज भी जो है फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बाकी अन्य जो बीच गेम्स हैं उनमें भी खिलाड़ी आमने सामने उतरेंगे। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो जो यहाँ पर जो इस बीच गेम की शुरुआत हुई है कल रंगारंग अंदाज में हुआ और यहाँ मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा जो कि यहाँ पर देश भर के जो खिलाड़ी हैं ये पूरे देश में जाएंगे और यहाँ की जो एक कल्चर है, जो स्पोर्टिंग कल्चर है, ये देश भर में ले जाएंगे। खेलो इंडिया की बात करें भावना, तो खेलो इंडिया का जो एक प्रारूप है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स और उसके बाद खेलो इंडिया बीच गेम्स की जो शुरुआत हुई है ये कहीं ना कहीं देश में एक अलग ही स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देगी, बीच गेम्स को बढ़ावा देगी। अब तक हमने देखा कि खिलाड़ी आमतौर पर जो नॉर्मल गेम खेलते थे वो सारे गेम्स अब बीच पे खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश के खिलाड़ियों को आकर्षित करने वाला गेम है। हमने देखा कि पिछली बार मणिपुर विजेता के रूप में शीर्ष पर रहा था। अब आप देखिए कि मणिपुर और एक कोई कोस्टल एरिया है, कहाँ कितना डिफरेंस है, लेकिन ये खिलाड़ियों का रोमांच है, खिलाड़ियों का उत्साह है जो इस तरह से बढ़ चढ़कर इन गेमों में, इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरे दिन आज जो रोमांचक मुकाबले होंगे निश्चित तौर पर ये रोमांच बढ़ाएंगे ही, क्योंकि आज खेलों का दूसरा दिन है और दूसरे दिन उत्साह भी दोगुना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रख्यात भारतीय म्यूजिक कंपोजर AR रहमान आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। भारतीय फिल्मों से अपना संगीत यात्रा शुरू करने वाले AR रहमान ने वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है। ऑस्कर जैसे शीर्ष अवार्ड से जीत चुके AR रहमान ने भारतीय फिल्म संगीत रचनात्मकता को नए सिरे से परिभाषित किया है। AR रहमान एक संगीतकार ही नहीं बल्कि म्यूजिक के एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने म्यूजिक रिसर्च से भारत की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और सभ्यता को अपनी धुनों के धागों में पिरोकर लोगों को एक नया अनुभव दिया है।
6 जनवरी 1967 को एक साधारण से घर में जन्मे अरुणाचलम शेखर दिलीप कुमार मुदलियार, जिन्हें आज हम AR रहमान के नाम से जानते हैं, यूं तो उन्हें संगीत विरासत में मिला। उनके पिता राजगोपाल कुलशेखर मलयालम फिल्मों में संगीतकार थे, लेकिन पिता की असमय मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारियां कंधों पर आ गईं, जहां उनके पास बस एक सिंथेसाइजर था और एक सपना। लेकिन इस बच्चे ने आंसुओं की आवाज को रियाज की ताकत में बदल दिया। कीबोर्ड, पियानो, हारमोनियम और गिटार में खो गया। खुद का म्यूजिक रिकॉर्ड करते करते किस्मत ने अचानक करवट ले ही ली और 1993 में डायरेक्टर मणि रत्नम ने अपनी फिल्म रोजा में संगीत देने का उन्हें न्योता दिया। फिल्म रिलीज हुई और इसके संगीत ने धूम मचा दी। भारतीय सिनेमा ने पहली बार महसूस किया कि बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, वो कहानी की धड़कन भी हो सकता है। रोजा से शुरू हुआ सफर दिल से की धड़कनों में धड़का और लगान की मिट्टी से महका और जय हो बनकर पूरी दुनिया की जुबान पर चढ़ गया। जय हो सिर्फ गाना नहीं, संघर्ष की जीत थी। याद है वो पल कि जब रहमान ने ऑस्कर लेते समय कहा था कि ये भारत के लिए है। ताल, फिजा, लगान, स्वदेश, रंग दे बसंती, इनका म्यूजिक फिल्मों की कामयाबी की कहानी कहता है। कहीं महके तो नजर ना जाए, कहीं ताबीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं। AR रहमान कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई धर्मों का अध्ययन किया। उनका आध्यात्मिक सफर उनके संगीत में साफ झलकता है। भारत का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म भूषण हो, ऑस्कर हो, गोल्डन ग्लोब हो, ग्रैमी हो, नेशनल अवार्ड्स हो या फिर फिल्म फेयर अवार्ड्स लेने का सफर आज तक जारी है। सुरों के इस जादूगर को हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। साइमा खान, DD न्यूज। और आइए अब नजर डाल लेते हैं आपके शहर के मौसम का हाल, जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
और नया सवेरा में अब वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ हम आपको छोड़े जाएंगे कुछ खास झलकियों के, दिखाएंगे आपको खास संस्कृति। और ये झलकियां आनी है जनजातियों की अनोखी संस्कृति वाले मणिपुर की राजधानी इम्फाल से, जहां कोंथो जमकुबई और चिंगमेइरोंग कबुई गांव में कबुई समुदाय गान नगाई उत्सव 2026 में फसल कटाई का जश्न मना रहा है। इसी के साथ मुझे संध्या और पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे